ना केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, ना कभी उसका नाम सुना है, ना ही आप उसके बारे में कुछ भी चीजें जानते हैं। ऐसा ही समझ के हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th के इस फर्स्ट चैप्टर की, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सभी जो बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे और जितने भी टॉपिक्स यहां पर हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं, वो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की और चलते हैं 11th क्लास की फर्स्ट बंक पर। केमिस्ट्री इंपैक्ट करता है हमारी डे टू डे लाइफ को। एवरीडे जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी है, उससे बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित कर रहा है। केमिस्ट्री ही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे अर्थ पर 7.5 बिलियन लोगों की भूख शांत हो पाती है। ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से हम एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं और डेवलप कर पा रहे हैं। आप शादी में जाते हैं और मूंग का हलवा खा रहे हैं और गलती से आपका कुर्ता गंदा हो गया, अब तो किसी काम का नहीं रहा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं है, हमारी मम्मी उसे अच्छे से वॉश कर देगी और हम फिर से रेडी हो जाएंगे अगली शादी में जाने के लिए वही कुर्ता पहन के। तो वो भी हो पाता है बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि सोप डिटर्जेंट जो लगता है वो भी देन है केमिस्ट्री की, यानी कि केमिस्ट्री जरूरी है। अब क्या है, या आप इस पर ध्यान दे या ना दे, लेकिन एग्जिस्ट तो करती है और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ में, आपके सभी कामों में। तो यहां पर ये पहला चैप्टर है, तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो 9th-10th में कुछ चीजें नहीं पढ़ के आए हैं, तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। आप सोच के चलिए, आज आप पहली बार पढ़ रहे केमिस्ट्री क्या है, और आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। और आप क्या देखेंगे, आने वाले चैप्टर्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ले जाने वाले हैं आपको। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये फर्स्ट स्टेयर है, तो पहली सीढ़ी चलना क्या है, बहुत आसान भी होता है अगर ध्यान दिया जाए तो, लेकिन मुश्किल भी हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो कुछ बेसिक बेसिक सी बातें जो आने वाले चैप्टर्स में हमें मास्टर बनने के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी, वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती है। तो पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री साइंस किस चीज का है, केमिस्ट्री में हम डील क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट में हमें देखने को क्या मिलता है। ये सब्जेक्ट है मैटर की स्टडी। यहां पर हम बात करते हैं मैटर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैटर क्या होता है, इस चीज को समझिए, पूरा ध्यान दीजिएगा, बेसिक से हर एक चीज को यहां पर हम ग्रैब करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, मैटर कोई भी ऐसी चीज जिसमें वजन हो, यानी कि मास हो, ठीक है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। क्या हो, जो जगह घेरे और जिसमें हो मास, वो कहलाता है मैटर। यानी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास इज कॉल्ड मैटर। अब चाहे वो आपका पेन हो या जरा सी नीडल हो या वो बहुत बड़ा प्लैनेट जुपिटर जिसके बारे में आपने पढ़ा हो, ये सभी मैटर है। क्योंकि हो सकता है किसी में मास ज्यादा हो, किसी में कम हो, कोई बहुत ज्यादा जगह कवर करता हो तो कोई बहुत कम जगह कवर करता हो, लेकिन है तो सभी मैटर। क्योंकि हमने अभी देख लिया है, मैटर कोई भी ऐसी चीज जो क्या कर रही है, जगह कवर करती है, और मास है वो मैटर है। और अब आप देखेंगे आपके आसपास जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो सब मैटर ही है, क्योंकि किसी में मास कम हो या जगह कम ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन है तो वो मैटर ही। यानी कि सारी चीजें यूनिवर्स में जितनी भी जो भी थिंग्स है, बनी हुई चीजें हैं, वो सब क्या है, मैटर है। और केमिस्ट्री मैटर का ही साइंस है, यानी कि इजी रहने वाला है, बिल्कुल इजी रहने वाला है। तो मैटर का साइंस है, तो क्या सर हम यहां पर मैटर की बात करेंगे, मैटर की बात करेंगे, लेकिन डीप में जाके करेंगे, है ना। देखिए साइंस क्या है, अगर आपको यहां पर 9 फीट में तैरना आ जाता है ना, तो अब आपको थोड़ा सा अंदर डीप डाइव लगानी है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये तो समझ में आ गया, जितनी भी यूनिवर्स की चीजें हैं वो क्या है, मैटर है। लेकिन अब सवाल उठता है, ये मैटर बनता कैसे है, यानी कि बनता कैसे है, ये तो कुछ प्रोसेसेस होगी, लेकिन बना किस चीज से। ये जितना भी डिफरेंट डिफरेंट हमको मैटर देखने को मिल रहा है, ये किन चीजों से बना है। तो देखिए क्या है, ये जो मैटर होता है, हम जब बहुत ज्यादा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करके जाएंगे कि किस चीज से बना हुआ है, तो बहुत छोटे लेवल पर जाके हमें इसका पार्टिकल मिल जाता है, हमें वो चीज मिल जाती है जिससे ये मैटर बना है, और वो है एटम्स। यानी कि यूनिवर्स में जितना भी मैटर है वो बना हुआ है एटम से।
अब एटम क्या होता है यहां पर समझिए। जरा सा पार्टिकल है, एक्सट्रीमली स्मॉल, क्या है, बहुत स्मॉल होता है, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। यानी कि दुनिया का सभी मैटर, यूनिवर्स का सभी मैटर बना हुआ है एटम से, और एटम्स को हम आईज से नहीं देख सकते, हमें लेना पड़ेगा सहारा यहां पे माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो घर में जितना भी मैटर है ना वो एटम से तो बना है, लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते हैं, कोशिश भी मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं दिखने वाला है। तो अब यहां पर देखिए, ये जो मैटर है एटम से बना है, ये बात भी समझ में आ गई। अब यहां पर हमें केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो वेल डिस्कवर हो चुके हैं, यानी कि 118 अलग अलग टाइप के एटम्स देखने को मिलते हैं। ये समझ नहीं आया? आपने बोला सर यहां पर दुनिया का सभी मैटर एटम से बना है। एटम क्या होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, जिसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, दुनिया का सारा मैटर इसी से बनता है। तो ये तो यहां पर खत्म हो गया। तो ये अलग अलग 118 एटम्स क्यों हैं? यानी कि क्या ये आपको परेशान करने के लिए है? तो देखिए हमें 118 एलिमेंट्स क्यों देखने को मिलते हैं। मंडे के दिन आपके यहां बनती है भिंडी की सब्जी, ट्यूसडे के दिन बनती है आलू की सब्जी, और वेंसडे के दिन बनती है पनीर की सब्जी। पूरे हफ्ते आप अलग अलग सब्जियां बनाते हैं, ठीक है। क्यों बना रहे हैं? अब आप बोलेंगे सर सबका टेस्ट अलग है, सबका अपीयरेंस, सब दिखने में अलग है, और सबको खाने के बाद जो प्लेजर, जो मजा आता है वो अलग है। तो वैसे ही यहां पर क्या है, ये जो आप पूरे हफ्ते अलग अलग सब्जियां खा रहे हैं, क्यों? सबका टेस्ट, सबका प्लेजर, सबका अपीयरेंस अलग है, लेकिन है तो सब सब्जी ही, इसको हम सब सब्जी ही बोलते हैं ना, है ना, अलग अलग टाइप्स की। तो वैसे ही यहां पर पीरियोडिक टेबल जो आप देख रहे हैं, इसमें हमें 118 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये सब साइज में, शेप में, कलर में, और अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी कि सभी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, साइज, शेप एग्जिबिट करते हैं, लेकिन है तो एटम्स ही। यानी कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमें एलिमेंट्स और एटम्स देखने को मिलते हैं, ये सब एक दूसरे से अलग होते हैं, और इसीलिए ये हमें इतने सारे देखने को मिलते हैं। इसीलिए तो आप देखते हैं कुछ चीजें बहुत सॉफ्ट है, कुछ चीजें बहुत हार्ड है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की, हर एक एटम की प्रॉपर्टी अलग है, और वो जिस भी टाइप का जो मैटर है, वो जिस भी टाइप के एटम से बनेगा, वो वैसी प्रॉपर्टी दिखाता है। इसलिए कुछ चीजें क्या होती है? हार्ड, कुछ सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो यहां पर हमें समझ में आ गया है कि जो यूनिवर्स है वो मैटर से बना है, और मैटर एटम से बना है, और हमें देखने को मिलते हैं 118 एलिमेंट्स। तो अब आप सोचेंगे कि ये जो 118 एलिमेंट्स है, ये जो 118 एटम्स है, इन्हीं का साइंस है केमिस्ट्री? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर एक दिन एक एलिमेंट की प्रॉपर स्टडी करते डिटेल में, और 118 डेज में केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ध्यान से सुनिएगा, केमिस्ट्री किस चीज का साइंस है। केमिस्ट्री इन 118 एलिमेंट्स का साइंस नहीं है, ये तो साइंस है उन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स का जो इन 118 एलिमेंट से बनने वाले हैं। ये जो 118 अलग अलग टाइप के एटम्स और एलिमेंट्स है, ये एक दूसरे से कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं। कभी 3 हो जाते हैं, कभी 4, कभी 2, ऐसे अलग अलग तरीके से कंबाइन होकर नया नए टाइप के यहां पर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हमें क्या समझ में आया? जो केमिस्ट्री है इन मिलियंस ऑफ कंपाउंड से डील करता है, जो इन 118 एलिमेंट से बनते हैं। अब यहां पर इसको आपको अच्छे से समझाते हैं। यहां पर आपके अब 2 मिनट हम लोग लेने वाले, लेकिन आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाएंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब 2 चीजें आपस में मिलती है तो एक नई प्रॉपर्टी का जन्म हो जाता है। क्या हो जाता है? एक नई प्रॉपर्टी का जन्म हो जाता है। देखिए कैसे, जो ऑक्सीजन है वो क्या है, कहीं भी आग लगाना है तो ऑक्सीजन होना जरूरी है। आप जब छोटे होंगे 6 to 7 क्लास में, मैम ने बोला होगा आपको जादू दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है उसमें जादू? क्या था? कैंडल लगाई, वहां पर कैंडल में फ्लेम जो रहती है उस पर हम रख देते कांच का ग्लास, यानी कि जो ग्लास है हम उसको रख देते हैं, तो हम देखते हैं जो कैंडल है वो अपने आप बुझ गई, है ना, है ना। बहुत छोटा मैजिक था ये, लेकिन अब क्या है आपको पता है वो कैंडल वहां पर क्यों बुझ जाती है जो ग्लास के अंदर होती है? क्योंकि वहां पर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और यहां से हम यहां पर क्या बॉटम लाइन बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन मस्ट है, ऑक्सीजन कंपलसरी है। अगर कहीं भी आग लगानी है तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है, उसके बिना हम आग नहीं लगा सकते,
ठीक है, ये चीज समझ में आ जाती है, ऑक्सीजन आग लगानी है, बहुत जरूरी है। अब यहां पर जो हाइड्रोजन होता है ये पॉप के साउंड के साथ जलता है। क्या होता है? हाइड्रोजन पॉप के साउंड के साथ जलता है यहां पर। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जब ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, क्या बनाते हैं? H2O। बड़ी बेसिक केमिस्ट्री है। क्या है ये? H2O, जो कि वाटर होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या? केमिकल H2O। तो अब ये जो वाटर है, ये जो पानी है, ये आग लगाने के काम आता है या आग बुझाने के काम आता है? ये तो आग बुझाने के काम आता है। यानी कि ये चीज समझ पा रहे हैं आप? अगर आपको कहीं भी हीरो बनना है तो आप क्या करेंगे? आग लगी हुई है, आप जाएंगे बकेट लेके, वो पानी से भरी हुई और क्या करेंगे? पानी डाल देंगे, हीरो बन जाएंगे। लेकिन याद रखना, शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगी हो तो वहां पर पानी नहीं डालना, नहीं तो आप विलन बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अब सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है यहां पर कि ये जो ऑक्सीजन जो आग लगाने के लिए जरूरी है, ऐसा क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन के पूरे रंग ढंग बदल जाते हैं और हाइड्रोजन के साथ मिलके ये आग लगाने से आग बुझाने का काम चालू कर देता है। चलिए इसको एक मजेदार तरीके से समझते हैं। यहां पर हम बनाने वाले हैं चाय। ठीक है, तो यहां पर चाय बनाते हैं। चाय किन चीजों से बनती है? चाय के लिए हमें चाहिए पानी, वाटर, और लेंगे मिल्क। मिल्क क्या होता है यहां पर हमारा? हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो मिल्क लिया, वाटर लिया, साथ में टी लीव्स, चाय पत्ती। चाय पत्ती के बिना चाय कैसे बनने वाली है? और इसके साथ हम लेते हैं यहां पर शुगर। अब और भी एडिशन चीजें लगती है, लेकिन वो गेस्ट के लिए होती है, हम एक नॉर्मल टी बना रहे हैं। तो ये चीजें हमने यहां पर ले ली। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कुछ भूल तो नहीं रहा हूं ना मैं। तो अब यहां पर क्या है, हम इसे डाल देते हैं। वाटर डालेंगे, मिल्क डालेंगे, टी लीव्स डालेंगे, शुगर डालेंगे, थोड़ी देर हीट करेंगे, चाय बनके तैयार होगी। अब यहां पर मजे की बात है, ध्यान दीजिएगा। ये चाय जो बनके तैयार हुई है, क्या ये जो वाटर है, जो पानी है, उसके जैसी ट्रांसपेरेंट है? जब आप चाय को देखते हैं तो आपको पूरा आर पार दिखता है, यानी कि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, तो वाटर जैसे ट्रांसपेरेंट है? नो। तो क्या ये मिल्क जैसी व्हाइट होती है? नो। क्या इसमें शुगर के क्रिस्टल्स दिख रहे होते हैं? वो तो घुल गए। क्या ये टी लीव्स जैसी ब्लैक होती है? उसको तो हम पहले ही फिल्टर कर लेते हैं। तो यहां पर क्या बात हो रही है? ये चाय जिन चीजों से बनी है, उनमें से एक की भी प्रॉपर्टी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो यहां पर क्या बात समझ में आती है? आप लोग जानते होंगे, जब दो एटम्स या उससे ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन एक एडिशन और मजेदार चीज जो आप यहां पर सीख रहे हैं, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है ना, जब दो या उससे ज्यादा चीजें आपस में मिलती है, तो जो एक नई चीज बनके तैयार होने वाली है ना, उसमें एक नई प्रॉपर्टी होने वाली है जो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी से अलग होने वाली है। जैसा कि हमने देखा, जो ऑक्सीजन लगाता था आग, हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बन जाता है, आग बुझाने के काम आता है। और जो चाय इन चीजों से बन रही है, इनमें से एक की भी प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो पूरी तरह से डिफरेंट होने वाला है रिएक्टेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी से। और इसीलिए तो जब ये आपस में सब मिलते जुलते हैं तो क्या देखने को मिलता है? नई नई चीजें बन जाती, नई नई प्रॉपर्टी वाली। और इसीलिए यहां पर हमें मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ये बेसिक भी हमने समझ लिया। अब ये जुड़ते किसके साथ है? कौन सा किसके साथ जुड़ेगा? और पहली बात, जुड़ता ही क्यों है? क्यों परेशान कर रहे हैं? हमें कंपाउंड्स स्टडी करने पड़ेंगे इतने सारे। तो अब यहां पर बहुत सी मजेदार बातें हैं। ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं और कौन सा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन सा मैटर किस टाइप की प्रॉपर्टी दिखाने वाला है, तो यहां पर ये सब आपको इस साल में बिल्कुल जानने को मिलेगा। और अगर आप पूरे चैप्टर्स यहीं पर देखेंगे तो आपको और कहीं नहीं, यही सब जानकारी मिलने वाली है आपके अपने मिनी स्कूल बंकिस्तान में। तो यहां पर छोटा सा बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर चैप्टर में क्या है? मैटर का क्लासिफिकेशन है। तो उसी से अब हम बिल्कुल ओरिएंटेड चलने वाले हैं, उसी की बात करने वाले हैं। तो यहां पर अब बाकी की जो बड़े बड़े बेसिक्स है, जो मास्टर बनना है केमिस्ट्री में, वो तो पूरी इस जर्नी में हो ही जाएगा 11th क्लास की। लेकिन अभी इस चैप्टर का टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यहां पर जो मैटर है उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो तरीकों से।
एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। तो केमिकल वाले की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले समझते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल तौर पर, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है। तो यहां पर चलिए समझते हैं इस चीज को, और यहां पर हम देखते हैं कि मैटर फिजिकली क्लासिफाइड होता है 3 स्टेट्स में। अब समझिए पहले ये चीज, जब हम यहां पर फिजिकल और केमिकल वर्ड यूज करें ना, फिजिकल मतलब क्या होता है, बाहर से जज करना, जैसे हम करते हैं ना ह्यूमंस को, कैसे कपड़े पहने, कौन सी कैप लगा रखी, अरे तुम्हारे शूज तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ये फिजिकली हो गया। अंदर से पता चला कि वो बहुत बुरा है, मदद ही नहीं करता, ये केमिकली हो गया। समझ में आया? तो यहां पर हम मैटर को पहले फिजिकली बाहर बाहर से क्लासिफाई कर रहे हैं, और ये होता है 3 तरीकों से, सॉलिड, लिक्विड एंड एज वेल एज लास्ट गैस। यानी कि साथ ही साथ हमें गैस भी देखने को मिल रहा है। तो 3 तरीके से हमने मैटर को क्लासिफाई किया, एक है सॉलिड और दूसरा लिक्विड, और लास्ट वन और थर्ड वन हमें देखने को मिलता है गैस। तो यहां पर हम तीनों को बहुत फास्टली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है हमारे लिए। केमिकल वाले पे थोड़ा जोर देंगे, ठीक है? तो यहां पर फिजिकल तौर पर हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में। अब तीनों का डिफरेंशिएट यहां पर देखते हैं। जो सॉलिड है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसका डेफिनाइट शेप होता है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। यानी कि क्या होगा, एक फिक्स्ड शेप है, शेप बदलता नहीं रहता, और एक फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। पहली चीज सॉलिड के बारे में हमने क्या सीखी, यहां पर हमें देखने को मिलता है फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। और दूसरे तौर पर यहां पर हम बात करें, देखिए सॉलिड सॉलिड क्यों है, इस चीज को समझिए। क्योंकि सॉलिड जिन पार्टिकल से बन रहा है ना, यहां पर वो जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, उसको बना रहे हैं, वो एक दूसरे के बहुत पास पास में है। क्या है यहां पर, वो एक दूसरे के बहुत पास पास में है, बिल्कुल संगठन में है, एक दूसरे के एकदम पास है। तो यहां पर आप 2 चीजें अभी सीखी है। जब मैं बोलूंगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्या बोलने वाला हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो आपको समझना है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। यानी कि जब मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोला तो इसमें क्या क्या आ गया, एटम आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, आयंस आ गए। ये वैसा ही है जैसे हम बोलते हैं कि यहां पर 9th क्लास के स्टूडेंट सभी बाहर आ जाए, सब आ जाएंगे, नहीं तो कब तक एक एक करके नाम लेते रहेंगे, आर्यन, केशव, राजू, पिंकू, चिंटू एंड सो ऑन, चलता रहेगा। इससे अच्छा क्या है, सारे स्टूडेंट्स बाहर आ जाए, सब हो गया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब आप समझेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो यहां पर सॉलिड में हमने ये तो देखा, फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम इसके साथ देखने को मिलता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत कम है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, इनके बीच में जो गैप होगी, हर एक पार्टिकल के बीच में जो गैप होती है वो सॉलिड में बहुत कम होती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये सब आपस में बहुत चिपके हुए होते हैं। अब अगली चीज हमको देखने को मिलती है, क्योंकि अब ये चिपके हुए हैं तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, क्या मतलब इंटरमॉलिक्यूलर का, एक पार्टिकल, एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, उसको बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक वाला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रहा है, और ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, पास पास में रहते हैं, क्या रहते हैं, पास पास में रहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है, चिपके पड़े हैं सॉलिड में, और फोर्स कम, क्योंकि डिस्टेंस कम है इसलिए फोर्स भी यहां पर हमको ज्यादा देखने को मिलता है। सॉलिड के पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए सॉलिड होता है हार्ड और रिजिड, यानी कि ठोस होता है ना। सॉलिड को मारेंगे आप गुस्से में तो अपने ही हाथ पे लगा लेंगे, है ना, ऐसा नहीं करना है। इसलिए क्या है, सॉलिड हार्ड और रिजिड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा कम, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमें यहां पर ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर ये चीज हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड का यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर लिक्विड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होगा। क्या होगा, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, लेकिन शेप नहीं होता है। यानी कि लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अब शेप होगा भी कैसे, हम जिस भी कंटेनर में उसे डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है। आप डालेंगे उसे एक बाउल में तो
पानी जो है, जो लिक्विड है, उसका शेप कैसा हो जाता है, बाउल जैसा, ग्लास में ग्लास के जैसा। बाकी आपकी जहां मर्जी आप उसे जहां भी पुट करने वाले हैं वो उसी कंटेनर का, उसी सराउंडिंग का शेप ले लेने वाला है। यहां से ये बात पता चलती है लिक्विड्स में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, हमें देखने को मिलने वाला है फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन यहां पर फिक्स्ड शेप नहीं है। ये यहां पर कंटेनर का शेप ले लेंगे जिसमें भी हम इन्हें पुट करने वाले हैं। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है यहां पर एक और चीज, वो है इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो सॉलिड के मुकाबले क्या होता है, यहां पर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि यहां पर जो एक पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल से थोड़ी सी दूरी पर होता है और इसीलिए तो लिक्विड फ्लो करता है। क्यों कर पाता है फ्लो, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। अब क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है, पार्टिकल्स थोड़े फ्री हुए तो मूव हो पाएंगे, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो एक दूसरे पर थोड़ा कम लगा पा रहे होंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना, थोड़े से दूर दूर है, इसलिए क्या कर रहे हैं यहां पर थोड़ा सा जो फोर्स है वो कम लग रहा है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं गैसेस के बारे में। यानी कि गैसेस का क्या है, गैसेस में पहली चीज सबसे पहले याद रखिए, यहां पर ना डेफिनाइट वॉल्यूम है ना डेफिनाइट शेप है, तो अब दोनों ही चीजें देखने को नहीं मिलती है। और क्योंकि यहां पर हमें पार्टिकल्स जो है ये आप इन्हें एक रूम में रखेंगे ना, पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिस भी कंटेनर में रखेंगे पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे। यानी कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में गैप होनी चाहिए बहुत ज्यादा है, और इसीलिए क्या है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होने वाला है, बहुत कम होने वाला है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैसेस में ज्यादा और उसी की वजह से फोर्स कम, और पार्टिकल्स इजीली क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, कोई इन्हें टेंशन नहीं है, ठीक है, सबसे फ्रीली घूमते हैं गैसियस में। तो यहां पर ये हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखा किसका, क्लासिफिकेशन का, मैटर का फिजिकल तौर पर। बड़ा ही आसान था, बड़ा ही आसान था, ठीक है ना, 2 बार आसान आसान बोल दिया, यानी कि सही में बहुत आसान था, ठीक है। ओके, तो चलिए यहां पर बढ़ते क्लासिफिकेशन की तरफ, वो है मैटर का, और कैसे, केमिकली। तो केमिकली यहां पर अब बात करते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन। तो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन देखने से पहले पूरा साइकिल समझने वाले। साइकिल क्यों बोल रहे हैं, साइकिल पूरा गोल गोल घूम जाता है ना, तो ये जो सॉलिड लिक्विड गैस है ये तीनों भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका कन्वर्जन देखने वाले हैं। पहले सॉलिड लिक्विड का देखते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो क्या कराना पड़ेगा, सॉलिड को यहां पर मेल्ट कर दो, पिघला दो, वो लिक्विड बन जाएगा। तो सॉलिड को मेल्ट करा, वो लिक्विड बन गया। अब लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो आपको घर में कभी कभी काम मिलता होगा, आपकी मम्मा बोलते होंगे आपको कि आइस ट्रे में पानी डाल के रख देना, फ्रिज में जमा देना। तो जब गेस्ट आते कोल्ड ड्रिंक्स के लिए निकालते तो अब क्या दिखता है, आइस, सॉलिड बन गया। तो यानी कि लिक्विड को सॉलिड बनाना है उसे फ्रीज कर दो। तो क्या करना है यहां पर हमने, सॉलिड से लिक्विड कैसे हुआ, मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड कैसे हुआ, फ्रीजिंग। ये चीज समझ में आ गई। तो चलिए सॉलिड लिक्विड देख लिया, अब सॉलिड गैस देखते हैं। तो सॉलिड गैस में क्या होता है, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलना है, बीच में लिक्विड नहीं आना चाहिए, सॉलिड डायरेक्टली गैस में। अब आप सोच रहे हैं ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ना, कुछ बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं भी पता है तो ये होता है सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें चीजें सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाती है। तो इसीलिए हम यहां पर यही तो देख रहे हैं, सॉलिड से गैस का कन्वर्जन। तो अगर सब्लिमेशन हुआ तो मैटर क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। और सब्लिमेशन का एग्जांपल होता है कैम्फर, कपूर। कपूर को आप रखेंगे वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, लिक्विड बनने का काम ही नहीं है, बीच का स्टेट उसके इसमें गायब है। और जब सॉलिड से गैस डायरेक्ट बनेगा सब्लिमेशन कहलाएगा। तो सॉलिड से गैस बन रहा है सब्लिमेशन से। अब यहां पर गैस से सॉलिड बनाना है, क्या बनाना है यहां पर, गैस, जो हमारी गैस है उससे सॉलिड बनाना है तो वो डिपोजिशन से होता है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं, यहां पर सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस देख लिया, लेकिन लिक्विड और गैस का भी तो होगा ना। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। अब यहां पर देखिए, जब हम बात कर रहे हैं लिक्विड से गैस बनाने की, तो पानी तो आप सभी उबालते होंगे, तो इसमें तो सोचना ही है लिक्विड से गैस कैसे बन सकता है, बिल्कुल नहीं सोचना है, वेपराइज करके यानी कि बॉइलिंग कर दो। तो क्या है, लिक्विड से गैस बनाना है, बॉइलिंग आ जाएगा। और गैस से यहां पर फिर से लिक्विड बनाना है तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं।
है। यानी कि हमें क्या करना है, गैस से लिक्विड बनाना है, तो क्या है, कंडेंसेशन। देखिए क्या है, जो गर्मा गर्म रोटियां बनती है, अगर आप क्या है उस बॉक्स का आप जो वेसल है उसको क्लोज कर दे, यानी कि पूरी तरीके से, यानी कि सीधे से उस डब्बे पे अगर आप ढक्कन लगा देते हैं, उसे पैक करते हैं, तो क्या होता है, उसमें से गैस निकल रही होती है, रोटियां गरम गरम बनाई है आपकी मम्मी ने, ठीक है, तो उसमें से जो वेपर्स निकलते हैं वो क्या है, उससे जो हमारा यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो ओपनिंग रहता है वहां पर जो ढक्कन लगा हुआ है, आप उसे खोल के देखेंगे वो पूरा गीला गीला हो जाता है, क्योंकि वो गैस प्रेशर के कारण क्या हो गया, यहाँ पर लिक्विड बन गया। तो ये जो कन्वर्जन है गैस का लिक्विड में, उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन केमिकल तौर पर। केमिकली हम मैटर को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, और यहां पर हमको देखने को मिलता है, एक तो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। क्या बोला मैंने, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर के तौर पर यहां पर हम क्लासिफाई करते हैं मेटल को केमिकली। तो मिक्सचर को अभी हम दूर रखते हैं, पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कोई दूसरी चीजें मिली हुई नहीं है, इसीलिए तो प्योर है। अगर मिलावट हो जाएगी तो प्योर क्यों रहेगा। प्योर का मतलब आप समझते हैं, एकदम प्योर, कोई दूसरी चीज उसमें ऐड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्योर यहां पर जो सब्सटेंस है उसमें एक सब्सटेंस, और यहां पर जो एक और चीज हम देख रहे हैं, इसको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे सिंपल हाथों से ही हम उस प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करने में लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि फिजिकल मेथड से जिसे सेपरेट ना किया जा सके और जो सिर्फ एक सब्सटेंस से बना हो, वो होता है प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस को यहां पर हम समझ रहे हैं अब दो तौर पर। प्योर सब्सटेंस, घबराना नहीं है, देखिए क्या है, प्योर सब्सटेंस दो टाइप्स में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बेसिक है जिसमें सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्योर सब्सटेंस दो टाइप से क्लासिफाई होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। क्या होता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है, एक सिंगल एटम जब होगा उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, एक सिंगल एटम है या पूरा मॉलिक्यूल है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, एलिमेंट बोलने वाले हैं। तो अब देखिए, जो हाइड्रोजन है H2, ये एलिमेंट है, जो N2 है ये एलिमेंट है। अब ये जो H2 है ना, ये 1000 टाइम्स हो गया, या कोई सा भी एलिमेंट आप समझ लिए 1000 टाइम्स हो गया, तो भी ये एलिमेंट ही रहने वाला है, कंपाउंड नहीं बनेगा। यानी कि एलिमेंट कौन है, एक एटम या मॉलिक्यूल जो कि सेम काइंड से ही बना हुआ है ना। यानी कि हाइड्रोजन कितनी भी बार हो, 10,000 बार भी क्यों ना हो, सिर्फ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन, तो वो रहेगा एलिमेंट ही। तो इस हाइड्रोजन को क्या बोलना है, ये जो हाइड्रोजन H2 से H1000 हो गया है ना, इसको बोलना है H1000 नहीं होना, सिर्फ एक ऑक्सीजन लेके आ जाओ। क्या लेके आ जाओ, एक ऑक्सीजन। यानी कि अब दो हाइड्रोजन अगर एक ऑक्सीजन के साथ मिल गए तो वो कंपाउंड बन जाता है। तो यहां से आप क्या समझे, एक एलिमेंट कितने टाइम्स भी हो, कितनी भी लंबी चेन हो, कितना भी बड़ा स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना ले यहां पर वो, लेकिन क्या देखने को मिलता है, वो पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलने वाले, वो एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है, जब एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व होगी तो वो यहां पर एलिमेंट होगा, नो मैटर वो कितने भी टाइम्स हो। और कंपाउंड्स क्या होगा, कंपाउंड्स दो एलिमेंट आ गए या उससे ज्यादा भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हम मिनिमम क्या ले रहे हैं, दो। अगर दो एलिमेंट्स या उससे ज्यादा कंबाइन होते हैं आपस में तो वहां पर वो कंपाउंड होंगे। जैसे NH3 कंपाउंड है, H2O कंपाउंड है, HCl कंपाउंड है, NaCl कंपाउंड है, H2N2 Cl2 ये सब क्या है, एलिमेंट है। यानी कि एक एलिमेंट अगर अकेला है तो एलिमेंट है, और साथ में मिलेगा तो कंपाउंड है। तो ये चीज यहां से हमें समझ में आ जाती है। अब कंपाउंड्स हमें दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं, एलिमेंट्स तो हमने समझ लिया, अब इसमें क्या टाइप देखने को मिलेगा, वो तो प्योर ही रहने वाला है। कंपाउंड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जो हमें लिविंग प्लांट्स, लिविंग एनिमल्स से मिलते हैं। तो क्या देखा यहां पर, केमिकली मैटर को क्लासिफाई करा, उसमें जो प्योर सब्सटेंस था वो दो टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। और अब कंपाउंड में हम देख रहे हैं दो टाइप्स, कौन कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जो डिराइव होते हैं और जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, लिविंग प्लांट्स में और लिविंग एनिमल्स में, और हाँ एज वेल एज हम ह्यूमंस में भी है ना, हम इंसानों में भी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। इसका एग्जांपल हो गया प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो जो प्रेजेंट हो किसमें, लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल और एनी अदर लिविंग बॉडी। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे,
सही सोच रहे हैं, इसका टोटली अपोजिट, जो कि क्या है, नॉन लिविंग थिंग से हमें मिले, ठीक है, जैसे कि क्या हो गए, जो स्टोन्स हो गए, जो नेचर में हमें मिलने वाला है उससे, ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो गए, यहाँ पर रॉक सॉल्ट से हमें मिलने वाला है, ठीक है, तो क्या हो गया, बेकिंग सोडा, और यहाँ पर रॉक सॉल्ट, जो सॉल्ट, यहाँ पर रॉक मिनरल्स है, ये सभी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए अब क्या है, यहां पर जो मैटर को केमिकली हम क्लासिफाई कर रहे थे प्योर सब्सटेंस, तो वो तो हमें अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन दूसरा साइड था मिक्सचर। दूसरा साइड हमें क्या देखने को मिलता है, मिक्सचर, तो अब इसको क्लासिफाई करेंगे। तो यहां पर देखिए मिक्सचर, आपने सुना होगा हिंदी में, आप नमकीन के अगर बड़े शौकीन है, आपने सुना होगा मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में आप देखते हैं दो से ज्यादा चार चीजें मिली होती है, आप देखेंगे सेव भी दिख जाती है, दाने भी होते हैं, और पता नहीं उसमें और भी चीजें होती है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर, सबका मिक्सचर। और यहां पर यही तो पढ़ने वाले हैं कि यहां पर हम मैटर को केमिकली अब कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, मिक्सचर, और ये मिक्सचर दो टाइप्स में हमको इसका क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं मिक्सचर के टाइप्स की। मिक्सचर को हम यहां पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम पर क्लासिफाई कर रहे हैं, यानी कि मिक्सचर को किन दो टाइप्स में हमने क्लासिफाई किया, एक है होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस। अब यहां पर जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये क्या है, ये भी है तो मिक्सचर ही, इसमें दो या उससे ज्यादा चीजें हो सकती है, लेकिन ये पूरा यूनिफॉर्मली एक दूसरे से मिले होते हैं, और ये मिक्सचर इस तरीके से एक दूसरे से मिला हुआ होता है कि यहां पर आप इसको अलग नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कौन सा मिक्सचर है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, वाटर एंड शुगर, कर पाएंगे आप अलग, यानी कि शक्कर जो पानी में घुल चुकी है, क्या हम उसको हाथों से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पहला जो हमने देखा होमोजीनियस मिक्सचर, उसमें कंपोजिशन मिक्सचर का यूनिफॉर्म रहता है, हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं इजीली। और जो दूसरा हम देखते हैं वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, यहां पर ऐसा जो यहां पर मिक्स तो है चीजें, लेकिन पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है। अब यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर यह होता है कि आप चीजों को सिंपली यहां पर अलग कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कौन सा मिक्सचर है जिसको अलग कर सकते हैं, आप देखिए जो गेहूं होते हैं, है ना, आजकल तो क्या है यहाँ पर पूरे बने बनाए आते हैं, या तो कुछ लोग डायरेक्ट फ्लोर यानी कि आटा ही खरीद लेते हैं, लेकिन पहले क्या था, गेहूं भराते थे और उसमें से कंकड़ निकाले जाते थे, है ना, यहाँ पर जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उनकी बात चल रही है, तो ये भी तो एक मिक्सचर ही हुआ। उन जो पल्सेस है, जो व्हीट है, उसमें वो स्मॉल स्मॉल स्टोन के पीसेस होना, वो भी तो एक मिक्सचर है, लेकिन हम उसको सिंपल हैंड पिकिंग से निकाल लेते हैं क्योंकि वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं होने वाला है कंपोजिशन में, हम इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमने यहां पर दो टाइप से देख लिया। तो अब केमिकली भी हमने क्लासिफाई कर लिया है, एलिमेंट्स कंपाउंड भी समझ लिए, और यहां पर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस भी हमने समझ लिया, ठीक है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कंपाउंड्स क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप्स के हमको एटम्स देखने को मिल रहे हैं, एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जब कंबाइन होते हैं तो हम उनको कंपाउंड्स बोल रहे हैं। तो आप मिक्सचर और कंपाउंड्स में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो उससे पहले खत्म कर देते हैं सिर्फ एक मिनट में। देखिए क्या होता है, जो कंपाउंड्स है वहां पर क्या है, वो कंबाइन हो रहे हैं, और मिक्सचर में दो या उससे ज्यादा चीजें आपस में मिक्स जो होती है, कंबाइन नहीं होती है। अब मिक्सचर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, यानी कि जो हेट्रोजीनियस वाला मिक्सचर है उसको तो कर सकते हैं ना, तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड्स को हम यहां पर क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनियस होंगे, हेट्रोजीनियस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता हमें यहां पर, लेकिन जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी होते हैं एज वेल एज हेट्रोजीनियस भी होते हैं, और अभी तो डिस्कस किया है हम लोगों ने, तो ये चीज भी हमें यहां पर समझ में आ गई है। और साथ ही साथ क्या होगा, सबसे बड़ा डिफरेंस जो कंपाउंड्स और मिक्सचर में होता है वो ये है कि कंपाउंड्स यहां पर हमेशा फिक्स्ड रेशो में इनमें एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। अब ये फिक्स्ड रेशो का एक लॉ है, उसको हम अभी नहीं समझेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए, इसी चैप्टर में आएगा, है ना, बहुत मेजर सेक्शन है इस चैप्टर का, लेकिन अभी हमें क्या समझ में आता है, जो कंपाउंड्स है जिसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड्स बना रहे हैं वो हमेशा फिक्स्ड रेशो में होंगे, लेकिन यहां पर मिक्सचर में वो किसी भी रेशो में हो सकते हैं, जो भी चीजें मिलकर मिक्सचर बना रही है। तो यहां पर पूरी तरीके से हमारा क्या है, जो मैटर का क्लासिफिकेशन था वो यहां पर खत्म होता है। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं यूनिट्स के बारे में।
7 ऐसी यूनिट्स जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। सातों क्या है यहां पर, ये बेसिक यूनिट्स है, इन्हीं से सारी यूनिट्स डिराइव्ड होती है। ये 7 बेसिक यूनिट्स यहां पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या करने वाले हैं, इनकी एसआई यूनिट को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एसआई यूनिट डिस्कस करने से पहले समझते हैं एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखिए यूनिट क्या होती है, पहले यहां पर हम जिस चीज की बात करने वाले 7 क्वांटिटीज देखेंगे और फिर उनकी यूनिट देखेंगे, और ये यूनिट और ये क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर यूनिट क्या है। आप जब बनानास लेने जाते हैं, है ना, यानी कि जो केले होते हैं, जो बनानास जो कि फ्रूट है, उसको लेने जाते हैं, आप क्या बोलते हैं, 4 किलो बनानास दे दीजिए। नहीं, आप बोलते हैं 4 डजन दे दीजिए। क्या है, डजन यूनिट है बनाना लेने की। एक डजन मींस 12 बनानास। जब आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं क्या बोलते हैं, 4 किलो पेट्रोल डाल दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते, आप 4 लीटर बोलते हैं। तो लीटर एक यूनिट है उसको मेजर करने की वहां पर। और जब आप सब्जियां लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 लीटर टमाटर देना, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते, 2 केजी आपको चाहिए। तो क्या है, हर एक क्वांटिटी की एक अपनी यूनिट होती है जिसमें हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, और बाहर भी यही चलता है, यानी कि सब जगह कॉमन यही है। हम हमारे मन से कुछ नहीं बना सकते हैं। तो क्या होता अगर सब जगह अलग अलग होता, कहीं पर आप गए, उनके लिए क्या है, केजी मतलब ग्राम होता है, तो आप बोलेंगे 10 केजी यानी कि 10 केजी दे दीजिए ये चीज, तो वो पर्टिकुलर चीज वो 10 ग्राम दे देंगे, है ना। अगर सब जगह अलग अलग होता तो हमें ऐसा देखने को मिलता। लेकिन क्या है, पूरी तरह से ये इंटरनेशनली बेस्ड है, यानी कि बाहर सब कुछ जगह सेम रहने वाला है। तो 7 बेसिक यूनिट्स में से पहली हमको देखने को मिलती है, हम बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं। पहली देखने को मिलती है लेंथ। क्वांटिटी क्या है, लेंथ, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर। क्वांटिटी है लेंथ, एसआई यूनिट है मीटर। आसान था, ठीक है, सिंबल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा हमको देखने को मिलता है टाइम, समय। क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट सेकंड होती है। किसमें मेजर करने वाले, एसआई यूनिट सेकंड। तो क्या देखा यहां पर, सेकंड होगी। इसके बाद में मास जो होता है ना, वैसे इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है वो मैस होता है, फिर भी क्या है, मास चलता जा रहा है और अभी भी चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो आप इसे मास भी बोल सकते हैं, और वैसे इसका सही होता है मैस, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिए जो मास है, इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम्स होती है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, एल और यहां पर एम फिर टी, यानी कि लेंथ, मास और टाइम। लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, और मास की किलोग्राम। बढ़ते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट जो कि फोर्थ है, इसका होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट जो झटका होता है ना, करंट समझते होंगे आप, है ना, दूर रहिएगा उससे, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का हमको देखने को मिलता है एम्पियर। साथ में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो नेक्स्ट है, इसका होता है केल्विन। ऐसा यूनिट के टेम्परेचर का केल्विन होता है। और यहां पर हमको अगला कौन सा देखने को मिल रहा है, अगला देखने को मिलता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, ठीक है। और यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो केमिस्ट्री में हम बताएंगे ना, उसमें मोल यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो अब यहां पर सातों को साथ में रिपीट कर लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना आए। लेंथ का यहां पर मीटर होने वाला है, टाइम का सेकंड, मास का किलोग्राम, और यहां पर इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, और साथ ही साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एंड इन लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो यहां पर ये चीज भी देख ली, ये सातों यूनिट्स याद रखनी, और बहुत इजी टास्क है आप लोगों के लिए। तो यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक हमने डिस्कस किया, कैसे स्टार्ट हो रही है केस, यहां पर किस चीजों की हम स्टडी करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ 7 यूनिट्स जो इंपॉर्टेंट है इनको डिस्कस किया। अब चैप्टर टर्न लेने वाला है, क्या लेने वाला है, टर्न लेने वाला है। अब थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेगी क्योंकि अब केमिकल कॉम्बिनेशंस के 5 लॉ आने वाले हैं। अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, कुछ लॉज देने वाले हैं केमिस्ट्री को लेके, और साथ ही साथ आने वाले बड़े बड़े कैलकुलेशन जिनको देख के आपको दिक्कतें आ सकती है। तो वो सब हम कब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यानी कि अभी आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करके आज ही बन जाइए बंकिस्तान फैमिली का हिस्सा।